तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग फिर से अपने क्लास में लौट चुके हैं और आज का जो क्लास है वो आज 12वां क्लास होगा। ये पॉलिटी का 12वां क्लास होगा, है कि नहीं? पॉलिटी का कौन सा क्लास होगा आज? तो ये 12वां क्लास होगा। देखेंगे हम लोग 12वां क्लास में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा उससे पहले वाले जो पढ़ाई किए होंगे तो उनको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। आइए, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग क्लास में देखेंगे, जैसे अभी हम लोग स्वतंत्रता पढ़े होंगे, इससे पहले हम लोग अनुच्छेद नंबर 19 को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? अनुच्छेद नंबर 19। बताएंगे अनुच्छेद नंबर 19 में क्या दिया गया है, आप लोग जल्दी बताइए। अनुच्छेद नंबर 19 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 19 में दिया गया है क्या? तो ये स्वतंत्रता दिया गया है। क्या दिया गया है? स्वतंत्रता दिया गया है। क्या दिया गया है? स्वतंत्रता दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 22 तक है। कितना तक है? अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 22 तक है। अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अनुच्छेद नंबर 19 में क्या है, तो अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रता है। आपके पास में 7 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद नंबर 19 में, लेकिन उसमें से एक स्वतंत्रता को हटा दिया गया है। तो वर्तमान में अभी है कितना? तो 6 स्वतंत्रता है। अगर हम कहें तो ये 6 स्वतंत्रता किसका भाग है? तो ये मूल अधिकार का भाग है, यानी मौलिक अधिकार का भाग है। मौलिक अधिकार अभी किसका पार्ट है? तो ये हम टोटल पढ़े थे इससे पहले। मौलिक अधिकार में अगर देखें तो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 35 तक टोटल के टोटल क्या है? तो ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है। उसी में से हम लोग अभी पढ़े थे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 18 तक था। आज भी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं, जो कि अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 22 तक रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग उसी में थोड़ा सा कवर करते हैं। ये स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग पढ़ लिए थे। इसमें कि 7 स्वतंत्रता है, जिसमें से कि एक को हटा दिया गया है। एक को क्या किया गया है? हटा दिया गया है, जिसमें कि संपत्ति का अर्जन करना, उसको फिर रख रखाव करने के लिए, उसके फिर बेच बाच करने के लिए, इस तरह का जो काम था उनको हटा दिया गया। अनुच्छेद नंबर कितना में था? अनुच्छेद नंबर 19 में। कितना में था? अनुच्छेद नंबर 19 के 1 में कितना था? तो ये था एफ। कितना था? एफ, जिसको कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। कितना संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। आपसे पूछा जा सकता है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। कितना में? 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे अपन लोग पढ़ते हैं। ये सब पढ़ लिए थे अनुच्छेद नंबर 19 के 1, 19 के 2, ये सब टोटल पढ़े थे। आज हम लोग फिल्म के बारे में, जैसे कि फिल्म की स्वतंत्रता क्या, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक हम लोग छोड़ दिए थे, है ना? यहीं पर हम लोग छोड़ करके आए थे। यहाँ पर है कि फिल्म की स्वतंत्रता। अब ये फिल्म की स्वतंत्रता क्या है? तो आपके अनुच्छेद नंबर 1 में क्या दिया गया है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहला है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, और चलिए देखिए यहाँ पर जो 1 में दिया गया है क्या? कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर ये पहले 6 अधिकार हम लोग देख ही लेते हैं। पहला में दिया है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी में है फिल्म की स्वतंत्रता। फिल्म की, फिर समाचार मीडिया की, उसके बाद फिर चैनल सब की, मीडिया चैनल सब की, उसके बाद पुस्तक, इस सब का आपका अधिकार है। तो उसी में है वाक्य एवं अभिव्यक्ति, तो उसी में आता है फिल्म के अधिकार। तो उसमें हम लोग फिल्म के अधिकार के बारे में थोड़ा सा समझेंगे।
अब अगर हम देखें तो कहीं पर भी आप सम्मेलन की स्वतंत्रता है तो आप सम्मेलन की स्वतंत्रता है तो आप सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे सम्मेलन जो है शांतिपूर्ण और बिना हथियार की सम्मेलन होनी चाहिए, है ना। उसके बाद है समूह बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, इसका स्वतंत्रता है आपके पास। संपूर्ण भारत क्षेत्र में आपको जहाँ मन हो रहा है वहाँ घूमिए, उनका क्षेत्र वहाँ इनका भी आपका किस में, तो इसी में है स्वतंत्रता। फिर उसके बाद आगे होगा कि संपूर्ण भारत में आपको जहाँ मन हो वहाँ पर निवास कीजिए, रहिए, उसका भी स्वतंत्रता किस में है, अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर में है ना। उसके बाद ऐप में जो था कि संपत्ति को अर्जित करना, फिर रख रखाव करने के लिए, उसके बाद फिर बेचने के लिए, ये जो हमारे पास में एक अधिकार था तो उनको हटा दिया गया है। और ये है 42वां संविधान संशोधन, ये कितना में हटाया गया, तो ये 1978 में हटा दिया गया है। अब उसके बाद व्यापार के लिए आपको जहाँ मन हो रहा है, जिस तरह का व्यापार करना चाहे उस तरह का व्यापार कर सकते हैं अपने मनपसंद की, ठीक है। जो व्यापारिक कारोबार है उसको अपने पसंद की कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इतना था 19 नंबर अनुच्छेद में, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा इसी में पढ़ेंगे, जैसे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसी में फिल्म की जो बारे में, तो इस फिल्म के बारे में अपन जान लेते हैं। आइए, यहाँ पर है फिल्म की स्वतंत्रता। फिल्म की स्वतंत्रता में देखेंगे जैसे कि ये क्या है, तो ये लोक शासन है, यानी लोकतंत्र के शासन स्वतंत्रता है इसमें। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद नंबर 1 के ए में, तो उसी के आधार पर ये फिल्म की स्वतंत्रता दिया गया है। अगर पूछेंगे कि फिल्म की स्वतंत्रता किस में दिया गया है, तो फिल्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 19 के 1 में, ये किस में, ए में दिया गया है। और ये ए में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या दिया गया है, पहले तो वाक्य, क्या वाक्य है ना, या अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, ये अभिव्यक्ति की जो अधिकार है आपके पास में, स्वतंत्रता है, उसी आधार पर आप फिल्म का भी इसके लिए स्वतंत्रता है आपके पास में, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अभिव्यक्ति का विशेष माध्यम है और ये जनमानस का ज़्यादातर प्रभाव इस पर पड़ता है। और फिल्म हम लोग के लिए आते क्यों हैं, तो ये मनोरंजन के लिए और सामाजिक कार्य में भी उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। आप अपने समाज में जिस तरह का फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे, जिस तरह का फिल्म को आप दिखाएंगे, उस तरह के प्रभाव आपके समाज में पड़ता चला जाएगा। जिस तरह से अगर मान लीजिए आज ही अगर देखें तो इस अभी शायद सयारा मूवी करके एक मूवी आया हुआ है, इसमें क्या है कि जो भी वहाँ पर जाते हैं देखने के लिए तो बहुत ज़्यादा रोते हैं ना, कि क्योंकि वहाँ पर देखते हैं वो उनके ऊपर में फीलिंग होता है। तो आप अपने समाज को जिस तरह के चीज़ को दिखाएंगे उससे उसी चीज़ को प्रभावित हो करके फिर वो उसी क्षेत्र में जाने का प्रयास करेंगे। तो फिल्म एक ऐसा भी होता है कि जी ऐसा फिल्म लाना चाहिए कि फिल्म के माध्यम से दूसरे आदमी को समझा करके उसके बाद अच्छे खासे जो भी आपका जो समाज आप बनाना चाहते हैं तो एक फिल्म के माध्यम से भी ला सकते हैं। इतना मोल भाव मत कीजिए, इतना आप समझ लीजिए कि एक वीडियो के माध्यम से आप जिसको जो मैसेज देना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में बदलना चाहते हैं, उस तरह का सिचुएशन क्रिएट कीजिए आप अपने वीडियो के माध्यम से। तो हो सकता है कि वहाँ का जो माहौल है उस गाँव का, उस क्षेत्र का, तो इस माहौल में बदल सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा और नेक्स्ट बात करते हैं। ये है अपने पास में फिल्म पर प्रतिबंध। ये फिल्म पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं, ये अनुच्छेद नंबर 19 के 2 में दिया गया है। लेकिन इसमें एक नियम है, क्या है कि बहुमत की मांग होनी। तब अगर बहुमत मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की अगर मांग होगा कि अगर इस क्षेत्र में ऐसा फिल्म आ चुका है कि अगर मान लीजिए कोई रामायण निकाले हुए है ना, तो रामायण अभी जो बना हुआ है रामायण, उन रामायणों में अगर देखें तो जो पहले के रामायण है, अगर उन्हीं को कुछ अलग तरीका से अगर कोई दूसरे आदमी निकाले, तो दूसरे आदमी जब निकाले तो बहुमत हो करके आप लोग अगर इनको कहे कि ये रामायण को बाइकआउट कीजिए, हटाइए हटाइए, तो उनको हटाया जा सकता है। अगर फिल्म निकले है तो ये इसमें हटेगा ही। और ये फिल्म बनाने की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद नंबर कितना में है, तो ये अनुच्छेद नंबर है 19 के 1 के ए में, 19 के 1 के ए में, जिसमें कि दिया गया है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और जब वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य मतलब होता है बोलना, वाक्य मतलब क्या होता है, बोलना। अगर बोलते हैं कौन, मीडिया वाले बोलते हैं, कौन बोलते हैं, मीडिया वाले, तो मीडिया की वहाँ पर स्वतंत्रता है। अगर फिल्म में देखते हैं कुछ बना करके क्या करते हैं, परोसते हैं, परोसते मतलब सभी को बोलते हैं, तो बोलते वो भी बोलने की स्वतंत्रता है इसमें भी, तो वो भी आपका क्या है, ये एक वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।
मीडिया चैनल की स्वतंत्रता है, उसमें समाचार पत्र की स्वतंत्रता है, वो भी क्या है, लिखित रूप से बोलते हैं। समाचार पत्र किस रूप से बोलते हैं, तो लिखित रूप से बोलते हैं, तो वो भी आपके पास में क्या है, एक स्वतंत्रता है। आइए अभी हम और थोड़ा सा देख लेते हैं उसमें। अभी ये अभिव्यक्ति की विशेष माध्यम है क्या, तो ये फिल्म जो होता है ये मनोरंजन और सामाजिक क्षेत्र को अच्छे खासे बनाने के लिए होते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर फिल्म में बढ़ोतरी हो रही है तो ये निरपेक्ष नहीं है। ये क्या है, ये निरपेक्ष नहीं है। अगर फिल्म में आपको अगर और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूस होने को मिलता है, बहुत ज़्यादा फिल्म आते हैं, तो ये भी क्या है, निरपेक्ष नहीं है। देखेंगे वैचारिक प्रभाव फिल्म के माध्यम से बहुत ज़्यादा वैचारिक प्रभाव पड़ता है। फिर अभी हम यही एक और बोल देते हैं, जिस फिल्म का नाम बोले हैं, फिल्म का नाम है सैयारा। क्या नाम है, सैयारा। और आप लोग देखिएगा कि जिस क्षेत्र में आप रहते होंगे उसी तरह का फिल्म भी निकलता है और उसको देखने का लोग प्रयास करते हैं। तो देखते हैं ना, तो थोड़ा सा समझ में आता है कि हाँ इस क्षेत्र में इस तरह का लोग रहते हैं, ऐसा ये रहता है, तो थोड़ा सा समझ में आता है। तो यही है कि ये वैचारिक प्रभाव भी वृद्धि करता है। उससे क्या करता है, वैचारिक प्रभाव भी वृद्धि करता है। किससे, तो ये फिल्म से। किससे, तो ये फिल्म से, है ना। ये एक पूरा जो निष्कर्ष है कि फिल्म की स्वतंत्रता, आप सब चीज़ देख रहे हैं कि फिल्म की स्वतंत्रता है 19 के 1 के ए में। लेकिन फिल्म पर हम अगर प्रतिबंध लगाते हैं उसके लिए अनुच्छेद नंबर कितना है, तो वो भी 19 में ही है, लेकिन 19 के 2 में है। कितना में, 19 के 2 में है, ठीक है। और आइए अगर आगे हम देखते हैं तो ये हम देखते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। अब प्रेस की स्वतंत्रता अगर देखें तो ये प्रेस की स्वतंत्रता किस में आएगा, तो प्रेस की स्वतंत्रता भी किस में आएगा, 19 के 1 के ए में। और 19 के पहला के ए में क्या दिया गया है, तो पहला के ए में दिया गया है कि वाक्य, क्या दिया गया है, वाक्य या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है ना। तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो कितना में है, ये 19 के 1 के ए में है। तो उसके माध्यम से ही इसी में क्या है, फिल्म, उसी में क्या है, मीडिया, उसी में प्रेस, उसी में समाचार पत्र, ये सब है किस में, अनुच्छेद नंबर 1 के ए में। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद नंबर 1 के ए में दिया गया है। ये लोकतंत्र है, स्वतंत्र है और ये मौलिक अधिकार है। ये क्या है, एक मौलिक अधिकार है। आपको पहले ही पता है कि प्रेस जो है ये क्या है, एक मौलिक अधिकार है। एक क्या है, एक मौलिक अधिकार है। आपको अगर बोला जाए कि प्रेस क्या है, तो एक मौलिक अधिकार है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर बताइए मौलिक अधिकार का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बार बार बता रहे हैं ये है मूल अधिकार। क्या है, मूल अधिकार है। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये मूल अधिकार अनुच्छेद नंबर कहाँ से कहाँ तक है, तो मूल अधिकार अनुच्छेद नंबर कहाँ से कहाँ तक है, बताइए। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 35 तक ये मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार है। उसी में हम लोग और पढ़े थे, उसी में क्या पढ़े थे, उसी में पढ़े थे समानता का अधिकार। क्या पढ़े थे, समानता की अधिकार, समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर कितना में, अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 18 में। लेकिन आप फिर से उसी में मौलिक अधिकार में अगर पूछा जाए कि बताइए मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार किस में है, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर के कितना तक, अनुच्छेद नंबर 22 तक है। और उसी में एक है यहाँ पर मेरे पास में अनुच्छेद नंबर कितना, अनुच्छेद नंबर है कितना, अनुच्छेद नंबर है 19। कितना है, अनुच्छेद नंबर 19। और उसी 19 में पहला में, उसी 19 का जो पहला है वो पहला के ए में क्या दिया गया है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या दिया गया है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और ये वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में है क्या, तो ये है फिल्म। क्या है, फिल्म। उसी में क्या है, मीडिया। क्या है, मीडिया। उसी में क्या है, जब मीडिया कहे तो यही क्या है, प्रेस है। क्या है,
प्रेस है, और यही प्रेस का बात पूछ रहे हैं कि बताइए प्रेस क्या है, एक मौलिक अधिकार है? तो हाँ, ये मौलिक अधिकार है। प्रेस क्या है? एक मौलिक अधिकार है। प्रेस क्या है? एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद नंबर कितना में? अनुच्छेद नंबर 19 के ए में, अनुच्छेद नंबर 19 के ए में क्या लिखा गया है? तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लिखा गया है। क्या लिखा गया है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये संविधान के अनुच्छेद नंबर कितना में है? ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 के ए में है। कितना में है? वाक्य अगर पूछे कि प्रेस की स्वतंत्रता कितना में है, तो ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 के 1 में दिया गया है। अगर पूछे कि लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका क्या रहता है, लोकतंत्र में अगर प्रेस की भूमिका पूछे तो ये लोकतंत्र में प्रेस की जो भूमिका है, ये चौथा स्तंभ, लोक स्तंभ, ये इन्हीं को माना गया है। चौथा स्तंभ किनको माना गया है? तो ये प्रेस को माना गया है। चौथा स्तंभ किसको माना गया है? तो ये प्रेस को माना गया। हमारे यहाँ पूरे भारत को चलाने के लिए 3 तरह के विधि निकलते हैं, है ना, विधायिका, कार्यपालिका, इस तरह के पूरा निकलता है। तो उसी में एक और अंग जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए शरीर में, पूरे शरीर में मान लीजिए एगो हाथ, एगो पैर, एगो मूड़ी और नीचा में 2 पैर, तो इस तरह का हमारे पास में अंग है। एगो मन होगा तो और कहीं से ऐड कर लीजिए। एगो हम ऐड कर लीजिए क्या? स्वतंत्रता। किसका स्वतंत्रता? प्रेस की स्वतंत्रता। आइए ऐड कर लेते। अगर जब हम ऐड कर लिए हैं तो ये प्रेस की स्वतंत्रता ऐड किए हैं, और ये 19 से ऐड किए हैं। किससे? 19 से ऐड किए हैं। तो बताइए, ये हमारा जो चौथा स्तंभ है वो है मीडिया, वो है प्रेस। ये क्या है? प्रेस है। क्या इतना समझ में आया है? तो आप देख लीजिए, ये लोकतंत्र में प्रेस की जो भूमिका है तो वो क्या है? तो पहला आप देखेंगे कि लोकतंत्र में ये चौथा स्तंभ रखते हैं कौन? मीडिया रखते हैं। जनता को जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। ये क्या करते हैं? जनता को जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। और ये विपक्ष को स्थान देता है। विपक्ष को स्थान देने का मतलब क्या होता है? फिर यहाँ पर सुनिए, विपक्ष को स्थान देने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका पक्ष है, 2 आदमी वोट लड़े हैं, 2 आदमी वोट दिए हुए, और एक आदमी इधर से खड़े, एक आदमी इधर से। ये बेचारा क्या हुआ कि इनका वोट नीचे हुआ और ये हार गया, इनका वोट ऊपर हुआ, ये जीत गया। और ये जीत गया तो अब इनके पक्ष में हर एक चीज़ है, अब इनके पक्ष में कुछ नहीं है, इनके पक्ष में ही हर एक चीज़ है। तो इनके पक्ष में जब कुछ नहीं है तो इनके लिए आवाज़ उठाने के लिए भी पीछे से मीडिया है। पीछे से क्या है? मीडिया है। तो यही है कि विपक्ष को स्थान देता है। क्या है? विपक्ष को भी स्थान देता है कौन? तो ये मीडिया स्थान देते हैं। न कि मीडिया एक ही आदमी के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए, है ना। तो ये चौथा स्तंभ भी है। तो ये विपक्ष के लिए क्या है कि विपक्ष को भी स्थान देते हैं। और प्रेस जो है सत्यता की जानकारी को एकत्रित करके फिर दूसरे आदमी को देते हैं। और ये सरकार की जो है आलोचना भी करने का उनका अधिकार है। सरकार की आलोचना, उनके बात पर आलोचना कर सकते हैं सरकार की। जैसे मान लीजिए अगर सरकार कोई काम वादा किए थे कि भाई हम 2027 में, अदरवाइज 2047 में हम कुछ ना एक डिमांड लिए रहेंगे कि हम ये पुल बना देंगे, हम यहाँ तक कि पूरे स्वच्छ भारत बना देंगे। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो उनके लिए अब मीडिया के ही अधिकार है, मीडिया के पास में अधिकार है कि सरकार की आप आलोचना कर सकते हैं। सरकार के क्या कर सकते हैं? आलोचना। आलोचना मतलब क्या होता है? आलोचना मतलब होता है कि जो एक कटी सुनी सी बात होती है, उनके ऊपर में कुछ बोला जा सके, उनके ऊपर में थोड़ा सा दबाव दिया जा सके, ये आलोचना होता है ना। उनको आलोचना करने का मतलब होता है कि थोड़ा उनको नीचा दिखाने का प्रयास करना, तो ये आलोचना होता है। तो ये जो अधिकार है वो किसके पास में है बताइए? तो ये प्रेस के पास में है। क्या आप प्रेस के बारे में कुछ समझ पाए हैं? बताइए, कुछ समझ पाए हैं? अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर से वीडियो आप उधर से उधर करके देख लीजिएगा, उसके बाद समझिएगा, ठीक है। आइए दूसरे देखते हैं, देशद्रोह। अब ये देशद्रोह क्या होता है? अब देखिए, देशद्रोह इसमें आता है एक राज्यद्रोह और एक आता है राष्ट्रद्रोह। राष्ट्र मतलब विश्व के लिए, पूरे सभी के लिए राष्ट्रद्रोह, और एक आता है राज्य के लिए, तो राज्यद्रोह। विश्वद्रोह क्या होगा, यानी राष्ट्रद्रोह क्या होगा, और एक राज्यद्रोह क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए। ये देशद्रोह पहले सुनिए कि देशद्रोह क्या है। अगर देशद्रोह की हम बात करें तो इनका जो भूमिका है ये लोकतंत्र है। देशद्रोह में क्या लोकतंत्र है, ये स्वतंत्रता है। तो लोकतंत्र की जो स्वतंत्रता है इसमें ये भारतीय दंड संहिता है, कितना? भारतीय दंड संहिता है 124। कितना है? 124 ए। ध्यान से सुनते रहिए। भारतीय दंड संहिता 124 के ए।
ये राष्ट्रीय, अगर यहाँ से हम इसको ऐसे कर देते हैं, आइए, तो ये राष्ट्रीय द्रोह क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि अपने यहाँ क्या है, सबसे अच्छे हमारे तिरंगा है, तो इनको तिरंगा को अगर कोई अपमान करते हैं, कोई जलाते हैं, कोई कहीं पर फाड़ते हैं, कोई भी इस पर छोटी कुटी कुछ भी कुटी उटी सुनाते हैं, तो अगर तिरंगा का अपमान करते हैं तो उन पर लगाया जाएगा राष्ट्रद्रोह। उस पर क्या लगाया जाएगा, वो राष्ट्रद्रोह लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, राष्ट्रद्रोह। और ये जो दिया है ये भारतीय दंड संहिता है। ये भारतीय दंड संहिता कितना, 124 के ए के तहत दिया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई भी तिरंगा जला देता है तो इस पर राष्ट्रीय द्रोह लगता है। क्या लगता है, राष्ट्रीय द्रोह लगता है। और अगर कोई संसद में हो सकता है कि बैठे हैं और संसद पर बम चला दिए, पूरा संसद उड़ा दिए, और नहीं तो ऐसा प्रयास कर रहा है कि संसद को भंग किए, संसद पर हमला करने का, तो ये जो है इस तरह का अगर कोई कार्य करते हैं तो उस पर फिर से लगाया जाएगा क्या, तो उस पर लगाया जाएगा राष्ट्रीय द्रोह। क्या लगाया जाएगा, राष्ट्रीय द्रोह लगाया जाएगा। आइए, तिरंगा को अगर जला देते हैं फिर भी राष्ट्रीय द्रोह, अगर संसद पर हमला कर देते हैं फिर भी राष्ट्रीय द्रोह। लेकिन एक बात फिर यहाँ पर समझिए, यहाँ है हाशिया पर समूझे का नियंत्रण। यह हाशिया क्या है सर, तो यह हाशिया है कि मान लीजिए हमारे कुछ ऐसे बॉर्डर है, यहाँ पर अगर हम कहें कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा भारत है सर। क्या है, ये हमारा भारत है सर, बहुत अच्छा ही हमारा भारत है सर। अगर भारत के क्षेत्र में अगर आए तो बताइए, यहाँ पर सिक्किम, यहाँ पर भूटान, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये 7 बहन वाली राज्य है, और 7 बहन वाली राज्य से इधर अगर देखें तो ये म्यांमार है सर। क्या है, म्यांमार है, और म्यांमार है सर। और अगर यहाँ पर देखें तो क्या है, यहाँ पर है भूटान सर। क्या है, भूटान है। यहाँ पर क्या है सर, ये नेपाल है सर, और यहाँ पर सर चीन है कि नहीं, जिसको चाइना भी कहते हैं सर। तो अब देखिए, अगर यहाँ पर आते हैं और ये एक हमारे जो लाइन है, एक हमारा जो लाइन है उसको हम लोग सीमा कहते हैं। एक हमारा जो लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक सीमा कहते हैं। और अगर इस सीमा पर कौन जा रहा है, इस सीमा के अंदर से कौन आ रहा है, जा रहा है, अगर नेपाल आ जा रहा है और उसमें कौन से कितने घुसपैठिए बैठे हुए हैं, और इस पर अगर कोई नियंत्रण रख रहा है चोरी छुप करके, फिर भी उस पर लगाया जाएगा क्या, ये राष्ट्रीय द्रोह। क्या समझ पाए हैं, राष्ट्रीय द्रोह में अगर तिरंगा जला देते हैं फिर भी राष्ट्रीय द्रोह, संसद पर अगर हमला कर दे भैया फिर भी लगेगा उस पर क्या, राष्ट्रीय द्रोह। अगर हाशिए पर, हाशिए मतलब इस पर, यानी ये जो अभी लाइन रखे हैं और ये हमारे पास जो लाइन है और इसको हम लोग सीमा कहते हैं, और सीमा पर आवाजावी के लिए अगर कोई आते जाते हैं उस पर अगर कोई नज़र रखे रह रहे हैं और उस पर निगरानी कर रहे हैं और उसके माध्यम से कोई अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो उस पर फिर से लगाया जा सकता है, उस पर भी एक क्या, ये राष्ट्रीय द्रोह के आरोप लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रीय द्रोह पर आरोप। अब आइए, एक होता है राज्य द्रोह। राज्य द्रोह क्या होता है कि राज्य के द्वारा अगर शिक्षा की नीति लाई गई है, राज्य के द्वारा अगर शिक्षा की नीति लाई गई है और उस पर अगर कोई आलोचना करते हैं, उस पर अगर अवैध टिप्पणियां करती है, तब जाकर के उस पर राज्य द्रोह लगेगा। क्या लगेगा, राज्य द्रोह। राज्य द्रोह अभी पढ़ रहे हैं। आइए, राज्य द्रोह क्या है कि अगर शिक्षा नीति की जो आलोचना करते हैं फिर भी उस पर क्या लगाया जाता है सर, तो उस पर लगाया जाता है राष्ट्रीय द्रोह। क्या, सॉरी, राज्य द्रोह। क्या लगाया जाता है, राज्य द्रोह। अगर शिक्षा नीति सरकार लाई हुई है और सरकार की लाई हुई और सरकार की बनाई हुई जो शिक्षा नीति है, जो शिक्षा नीति बनाई है उस पर अगर कोई आलोचना करते हैं, टिप्पणियां करती है, कोई भी अपशब्द बातें बोलते हैं, तो उन पर क्या लगाया जाएगा, उन पर लगाया जाएगा राज्य द्रोह। लेकिन वहीं अगर तिरंगा का कोई अगर जला रहा है, तिरंगा को अगर अपमान कर रहे हैं, उस पर कोई टिप्पणियां कर रहे हैं, तब जाकर के उस पर कौन सा द्रोह, तो ये राष्ट्रीय द्रोह। कौन सा द्रोह, राष्ट्रीय द्रोह। अब आइए किसान के क्षेत्र में, अगर किसान के क्षेत्र में, अगर कृषि के क्षेत्र में कुछ नीतियां बना करके लाए हुए हैं सरकार,
और सरकार की जो भी नीतियां हैं कृषि के क्षेत्र में उस पर भी कोई अगर आलोचना करते कुछ करते हैं तो उस पर कोई अभद्र टिप्पणियां करती है, फिर भी उस पर लगाया जाएगा राज्यद्रोह। क्या ये आप समझ पाए हैं राज्यद्रोह क्या होता है? ये समझ पाए हैं राज्यद्रोह क्या होता है? अब यहाँ पर देखेंगे ये जो उच्चतम न्यायालय है ये केदारनाथ बाद ये हुआ था कितना, ये 1962 में हुआ था। कितना हुआ था? 1962। केदारनाथ बाद ये 1962। उस पर क्या किया, प्रयोग पर क्या कर दिया, ये प्रतिबंध लगा दिया। इस सब पर क्या कर दिया, ये प्रतिबंध लगा दिया। तो राष्ट्र को विघटित कक्ष के लिए नहीं, क्या इसके लिए? तो राष्ट्र के विघटित कक्ष के लिए नहीं। अब देखिए ये आप समझ लीजिए कि किस तरह का क्या था, ये पूरा आप समझ लीजिए और समझ भी लिए हैं। ये इसको ऐसे कर दीजिए है ना, इसको हटा देना है, ठीक है। आइए और देखते हैं अपन अनुच्छेद नंबर 20। अभी जो हम पढ़ करके आए हैं अनुच्छेद नंबर 19, क्या इसमें कुछ कुछ दिक्कत है क्या? थोड़ा थोड़ा समझ में आए होंगे है ना, कि पूरा समझ में? पूरा लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता गई, पूरा समझ में आया? चलो कोई बात ना। आइए अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर कितना, अनुच्छेद नंबर 20। अगर अनुच्छेद नंबर 20 की अगर बात करें तो यहाँ पर आइए आपराधिक मामले, इसमें क्या है? आपराधिक मामले। अब ये आपराधिक मामले क्या? तो आपराधिक मामला जो भी है, जो कोई अपराध करते हैं उससे पहले, कोई अपराध करने से पहले, जैसे मान लीजिए कोई अपराध करते हैं तो तुरंत इनको अपराध का भागीदार नहीं बना, या अपराध उनको ये दंड नहीं दे सकते, कोई अन्य ये घोषित कर सकते कि ये अपराधी, उनको न्यायालय ले जाते हैं। उसके बाद फिर अगर वहाँ से कोई टिप्पणियाँ आती है, वहाँ से अगर बता दी जाती है कि ये जो है कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, कोई भी लिंग हो, अगर कह रहे हैं कि अगर ये दोषी पकड़ा गया है तब जाकर के उस पर कार्यवाही किया जाता है और ये दोषी माना जाता है, उससे पहले उसको दोषी नहीं माना जाता, ठीक है। यही इसमें दिया है, किसमें? अनुच्छेद नंबर 20 में दिया गया है। किस में दिया गया? अनुच्छेद नंबर 20 में। उसी को आज हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए आपराधिक ये मामले, अगर आपराधिक मामले से पूर्व लागू विधि का नियमन नहीं होगा। आपराधिक मामले से, जैसे अपराध से पहले अगर कोई भी विधि उस पर है तो क्या होगा, इस पर ये मान्य नहीं होगा। समझ रहे हैं? और अगर कोई भी व्यक्ति है और कोई भी व्यक्ति को एक गलती के लिए एक ही सज़ा देगी न्यायालय, उनके अलावा दोबारा सज़ा एक ही चीज़ के लिए नहीं दे सकते। अगर आप कोई भी गलती एक बार किए हैं उनके लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी, ना कि दो बार उस पर सज़ा दी जाएगी। इनके लिए एक ही बार सज़ा दी गई। अब ये इनका मानना भी नहीं है कि आप अगर एक बार अभी गलती कर लिए हैं तो इसके लिए आप सज़ा मिल गया, फिर भी आप उसी पर गलती करेंगे आपको सज़ा नहीं मिला ना भैया। अब भी जो गलती किए हैं आप, एक गलती का आप उसमें नाम आपका रजिस्टर में चढ़ गया है तो उनके लिए आपको एक किया, आप फिर आपको ये प्रावधान पूरा करके फिर आप गए घर और फिर उसी पर गलती करके आए और आप कह रहे कि हमको एक गलती के लिए एक के बार सज़ा दीजिए। ना 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 ना, फिर सज़ा मिलेगा, लेकिन एक गलती आप फिर उस टाइम करेंगे तो फिर भी एक गलती के लिए एक ही बार फिर से एक ही बार सज़ा मिलेगा, ठीक है। आइए, तो अगर कोई है तो ये इसको दोहरा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या नहीं किया जाएगा किसी पर, क्या? तो ये दोहरा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ये अनुच्छेद नंबर 20 के 2 में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 20 के 2 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति है उस पर दोहरा मुकदमा नहीं किया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही दंड होगा, न कि एक अपराध के लिए दोहरा दंड होगा, ये नहीं होगा। ये अनुच्छेद नंबर 20 के 2 में दिया गया है। कितना में? अनुच्छेद नंबर 20 के 2 में दिया गया है। क्या ये समझ पाए हैं? अब आइए अनुच्छेद नंबर 20 के 3 में चलिए। अनुच्छेद नंबर 20 के 3 में चलिए। एक व्यक्ति को एक बार से ज़्यादा दंडित नहीं किया जाएगा। सेम वही चीज़ है कि दोहरा मुकदमा उस पर तो नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर कोई है एक और ये दूसरा आदमी है, ये दूसरा आदमी कोई गलती कर लिया और उस पर आप मुकदमा जाए हैं कर दिए हैं। मुकदमा मतलब जिसको घर गांव पर कहते हैं केस, है ना, कि केस कर दबाओ, हमरा मार भी तो तोरा केस कर देबो, पढ़ल लिखल नहीं दबाओ। ना ना भैया, पढ़ो लेबै लिखो लेबै सब काम कर लेबै, टेंशन नहीं ला तू। जाबे तक हम अपराध साबित नहीं हेबे ना ताबे तक हम पढ़बै, हम नौकरियों कर लेबै, तोरा कहला से कुछ ना होता। से वाला पर कि एक आदमी किसी दूसरे आदमी पर मुकदमा चला दिया भैया,
और मुकदमा चलाने पर अगर एक अपराध के लिए एक बार मुकदमा होगा, दोबारा मुकदमा उस पर नहीं दिया जाएगा। ये अनुच्छेद नंबर कितना में, अनुच्छेद नंबर ये 20 के कितना में दिया गया भैया, तो 20 के 2 में दिया गया है। एक आदमी पर एक बार में यानी एक गलती के लिए एक गो मुकदमा चलाइए, ना कि दो दो को चार चार को केस ठोक दीजिए एक के बार, ना ना ना, एक गो। और उसके अलावा फिर से अगर उस पर अगर कार्रवाई भी होगा तो एक मुकदमा जब चला है तो एक मुकदमा के लिए, अब एक मुकदमा तो अब हो गया, एगो केस हो गया, अब एगो केस के लिए अब एक ही बार अगर मान लीजिए दोषी अगर किसी चांस या किसी कैसे भी होकर के अगर दोषी वो ठहराया भी गया, तो जब दोषी अगर वो ठहराया भी गया तो उनको बस और बस एक बार ही सज़ा दी जा सकती है एक गलती के लिए, ये समझ लीजिए। एक और एक दो आदमी थे, दूसरा आदमी पर कोई एक पहला आदमी मुकदमा कर दिए, केस कर दिए, तो एक के बार कोई गलती के लिए एक के बार केस करेंगे। अब जो केस मुकदमा हो गया तो जो मुकदमा हुआ है अब उस मुकदमा पर जो सुनवाई होगा उसके लिए क्या कि कोई व्यक्ति को एक ही बार सज़ा दी जा सकती है। कितना, एक गलती के लिए एक ही बार सज़ा दी सकती। समझ में आया क्या, ये आ गया होगा ना। तो ये भी आप समझ लीजिए कि इस तरह का कारोबार। फिर से आप एक बार समझ लीजिए कि अनुच्छेद नंबर कितना में, अनुच्छेद नंबर 20 में ये क्या है, आपराधिक मामले है, इसमें आपराधिक मामले, और ये पूर्व लागू विधि का नियम नहीं होता है। पहले जो लागू कर देते हैं विधि का नियम, वो नियम इस पर नहीं लगता है। और आइए इसमें क्या किया गया कि इस पर दोहरा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और एक व्यक्ति को एक बार से ज़्यादा दंडित नहीं किया जाएगा। क्या इतना समझ पाए। अब ये स्वयं के विरुद्ध गवाही देने की स्वतंत्रता है। अगर स्वयं है ना तो स्वयं के विरुद्ध में अगर कोई है तो उनके लिए आप गवाही दे सकते हैं, ये स्वतंत्रता आपके पास में है। स्वयं के विरुद्ध में क्या दे सकते हैं आप, गवाही दे सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अगर कोई पुलिस है, अगर वो अपराध करते हैं कोई भी व्यक्ति और उनको क्या करते हैं, पुलिस क्या करते हैं अपने यहाँ रख लेते हैं पुलिस, और ये व्यक्ति क्या करते हैं कि कोई बयान देते हैं। जैसे मान ली कोई व्यक्ति हुआ, अब इस पर केस हुआ, मुकदमा तो कर दिया, अब इसको अब कोई भी मान लीजिए पुलिस है, अब पुलिस इस पर क्या करेंगे तो इस पर कोई ना कोई विज्ञापन यानी बयान लिया जाएगा उससे, और जो बयान लिया जाएगा तो फिर अब उसको उठा करके जो भी काम हुआ पुलिस के साथ में अब कर लिए हैं, वो व्यक्ति के साथ जो भी हुआ अब उसको उठा करके लेकर के आना पड़ेगा न्यायालय। कहाँ लेकर के आएंगे पुलिस, न्यायालय। अब न्यायालय में पुलिस को भी साबित करना पड़ेगा, बाबू तो इनको या इनको तो लेकर के आ गया है, लेकिन कौन सा जुलूम में लाया है, क्या ये इनका प्रॉब्लम था, केस कराने के लिए कोई मुकदमा करने के लिए तो कर दिया, ठीक है, लेकिन तुम जो इनको लाए हो तो क्यों लाए हो। अगर लाए भी हो तो बताओ आप कि जब लाए हो यहाँ तो क्या उसके खिलाफ कोई सबूत है आपके पास में। तो अगर स्टूडेंट है तो आप ध्यान रखिए, अगर आप कोई गलती नहीं किए हैं तो उनका भी सबूत आपके पास में होनी चाहिए, उनका सबूत आपके पास में कोई ना कोई होनी चाहिए। और ये अगर नहीं भी तो आप अपने पास में ऐसा क्षमता रखिए कि अगर आप गलती नहीं किए हैं तो इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। तो वही दिया है कि अगर आप गलती नहीं किए हैं तो आप अपने खिलाफ भी आप क्या कर सकते हैं, तो आप ये गवाही देने की स्वतंत्रता है आपके पास में, अपने विरुद्ध के लिए ये गवाही देने की आपके पास स्वतंत्रता है। तो कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है और ये पुलिस क्या करते हैं, इसको पकड़ करके मान लीजिए और ये बयान ले करके उसके बाद ले जाते हैं कहाँ पर, न्यायालय में। कहाँ लेकर के आएंगे, न्यायालय में लेकर के आएंगे। अब न्यायालय पूछते हैं पुलिस से, भैया इसको आप लेकर के तो आए हो, अब इसके विरुद्ध अगर कोई सिंपल है, कोई भी कुछ ये गवाह देंगे आपको, तो कोई भी कुछ तो उनका समान होगा कि हाँ ये गलती किया है तो इसका ये प्रूफ है। तो उनके लिए उनका फिंगरप्रिंट लिया जाता है। जो व्यक्ति होते हैं ना, तो जिस क्षेत्र में वो अगर गलती किया तो उस तरह का ये फिंगरप्रिंट, अगर नहीं होगा तो ब्लड कुछ होता है तो ब्लड के लिए सिंपल होता है, तो ये फिंगरप्रिंट, नहीं तो ब्लड सिंपल, इस तरह का कुछ ना कुछ सबूत लेकर के पुलिस उसके बाद न्यायालय के पास जाते हैं और न्यायालय में व्यक्ति के विरुद्ध में पुलिस क्या करते हैं, ये सबूत जुटाते हैं और ये फिंगरप्रिंट होता है और ये ब्लड सैंपल होता है। क्या आप ये समझ पाए हैं। तो कोई भी आप पर अगर झूठा केस लगाए कि आप पढ़ाई कर रहे वो कर रहे, अगर कोई झूठा केस ना हो ना सकता है, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, लेकिन अगर आप गलती किए हैं तो टेंशन लीजिए।
लेकिन गलती नहीं किए हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन गलती किए तो टेंशन लीजिए। कोई गलती नहीं किए हैं, बेफुजील में नाम गया, क्या चीज़ का टेंशन, छोड़े ना भाई। कहेंगे नौकरी ना, ए भैया जेल में बैठ करके यूपीएससी निकलवा देंगे सर, टेंशन का है। जेल में बैठ करके कहाँ तो बीपीएससी निकलेगा, और तब तक नौकरी करेंगे जब तक मेरा का तो जब तक हम गलत नहीं साबित हो सकते हैं। और ये पुलिस जो होते हैं तो वो पुलिस जब तक हमें गलत साबित नहीं कर सकते तब तक हम नौकरी कर सकते हैं। लेकिन भैया अगर आप गलती किए हैं, अगर गलती पकड़ा गए तो फिर आप जानते हैं कि आप जेल में बैठ करके भी आप पढ़ाई करके आप अपना नौकरी कर सकते हैं। लेकिन नौकरी के बाद भी आप नौकरी पर होने के बाद भी आपको वहाँ से भी खदेड़ करके जेल में दिया जा सकता है जब आप गलती किए रहेंगे। फिर क्यों? क्योंकि इनका फिंगरप्रिंट, ब्लड सैंपल और इस तरह का सबूत जब जो जुटा लेते हैं सभी सबूत, और ये सच का सबूत हो जाता है तो फिर आपको पकड़ करके फिर खदेड़ करके जेल दिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर गलती करते हैं तो उससे थोड़ा सा ये होइए कि हाँ भाई आप गलती नहीं करना है। अगर गलती नहीं किए हैं तो कोई आप पर अगर कुछ तरह का मुकदमा चलाते हैं, थोड़ा सा उससे बचिए, लेकिन फिर भी मारपीट से थोड़ा सा दूर है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अगर इस पर अब क्या है, ये अब सवाल सब है, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें कल जो है इस पर सवाल सब बनाने का प्रयास करेंगे, और नहीं होगा तो हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी 20 ख़त्म हुआ है तो 21 पढ़ेंगे, फिर 22 पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर रोज़ लाइव देखना चाहते हैं तो आइए 9 बजे, कितना 9 बजे पीएम में, ये चैनल नाम यूपीएससी शिव सर या शिव शंकर, इस पर आइए और आप इस पर लाइव देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद और जय भारत।